अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के बारे में। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस क्या करेंगे। तो प्रोग्रामिंग टेक्निक्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर आ जाएगा, कंडीशनल या सिलेक्टिव स्ट्रक्चर आ जाएगा और इटरेटिव या रेपिटेटिव स्ट्रक्चर आ जाएगा। यानी कि प्रोग्रामिंग टेक्निक एक आ गई हमारे पास। ठीक है, ये एक प्रोग्रामिंग टेक्निक होगी। फिर नेक्स्ट प्रोग्रामिंग टेक्निक होगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग टेक्निक होगी इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग और एट द एंड हम डिस्कस करेंगे विजुअल प्रोग्रामिंग को। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रोग्रामिंग टेक्निक क्या है, प्रोग्रामिंग टेक्निक ही होती क्या है। ठीक है, तो पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आपके घर मेहमान आए और आपके पास उनको पेश करने के लिए चाय भी है, बिस्कुट भी है, नींबू भी है, अब ये चीज़ें आपने उनके आगे पेश करनी है, तो किस तरीके से आप पेश करेंगे, यानी कि उनकी कैसे सजावट करेंगे जिस तरह अगले बंदे को पसंद आए, उसके लिए आसानी हो, तो वो हमारे पास एक टेक्निक होती है। इसी तरह प्रोग्रामिंग टेक्निक क्या है, प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती हैं उनको हम प्रोग्रामिंग टेक्निक कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर डेवलप्ड, कंप्यूटर प्रोग्राम्स डेवलप होते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, डिफरेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के को इस्तेमाल करते हुए। और वो टेक्निक्स कौन सी हैं? सबसे पहले हमारे पास आएगा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग टेक्निक ही होती है जिसमें प्रोग्राम को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिनको मॉड्यूल या सब प्रोग्राम कहते हैं। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड, प्रोग्राम को डिवाइड कर दिया जाता है इनटू स्मॉल यूनिट्स, छोटे छोटे यूनिट्स में, जिसे हम मॉड्यूल या सब प्रोग्राम कहते हैं। ईच मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, और जो हम छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, हर एक छोटा हिस्सा अपना एक लहदा काम करेगा। ठीक है, ईच मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस, हर मॉड्यूल होगा, हर सब प्रोग्राम होगा, उसमें भी डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हुआ करेंगी, मुख्तलिफ हदायत हुआ करेंगी एक काम को परफॉर्म करने के। आपको बताता हूँ कि मुझे एक टास्क दिया गया है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है, आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि प्लस भी करवाए, जो कि सम एडिशन भी करवाए, सब्ट्रैक्शन भी करवाए, मल्टीप्लिकेशन भी करवाए और डिवीजन भी करवाए। ये मैंने एक प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं इसके 4 छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिख लूँगा, 4 छोटे छोटे। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मैं प्लस के लिए लिख लूँगा, एडिशन के लिए। यहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो मैं सब्ट्रैक्शन के लिए लिख लूँगा, यहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखूँगा और यहाँ पे मैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो डिवीजन के लिए लिखूँगा। ठीक है, ये देसी तरीके में आपको समझाने की कोशिश की। नेक्स्ट हम जिस तरह प्रोग्रामिंग होती है वो सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये लाइन इस तरह आपको समझाई कि ये एक बड़ा हमने प्रोग्राम लिखना था, इसको मैंने छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइड कर दिया। हर सब प्रोग्राम, हर मॉड्यूल जो है वो अलग-अलग इंस्ट्रक्शंस रखता है दूसरे की निस्बत और अपना एक अलग काम करता है। ये प्लस करेगा, ये माइनस वाला काम करेगा, ये मल्टीप्लाई वाला और ये डिवीजन वाला। और दिस मॉड्यूल इज़ एग्जीक्यूटेड व्हेन मेन प्रोग्राम्स कॉल इट, जब हमें प्लस की ज़रूरत पड़ेगी हम उस वक्त प्लस को यूज़ करेंगे, जब हमें इस मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त हम इसको चलाएंगे, जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त हम इसको चलाएंगे। यानी कि जिस मॉड्यूल की हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसको बुला लेंगे, कॉल करेंगे, तो वो एग्जीक्यूट हो जाया करेगा, यानी कि चल जाया करेगा। ठीक है, ये हमारे पास हमारा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की टेक्निक थी। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ लेते हैं ताकि हमें मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ सके कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती क्या है। ठीक है, व्हेन मेन प्रोग्राम कॉल मॉड्यूल, जब मेन प्रोग्राम जो है वो एक हिस्से को बुलाता है, कॉल करता है। द कंट्रोल, कंट्रोल क्या होता है? जिसने कंट्रोल करना होता है, जिसने चलना होता है। कंट्रोल मूव्स टू द कॉल्ड मॉड्यूल टेम्परेली, जो कंट्रोल होता है वो
उस मॉड्यूल पर पहुंच जाता है जिसको बुलाया हो आर्जी तौर पे, ठीक है। यानी कि देखेंगे एक बड़ा प्रोग्राम है इसमें यहाँ पे बुलाया गया था इसको, ठीक है ना। तो इस छोटे प्रोग्राम ने उठ के यहाँ मेन प्रोग्राम में जाना है क्योंकि यहाँ पे इसको बुलाया गया है, इसका काम है, ठीक है। तो कौन जाएगा? कंट्रोल जाएगा। अब सारा कंट्रोल यहाँ ही नहीं रह गया, उसने इस पे आर्जी तौर पे जाना है और बाद में वापस अपने मेन प्रोग्राम पे आना है, ठीक है। ये देखें कि अगर इस प्रोग्राम में कलर चेंज करके बताते हैं, अगर इस प्रोग्राम में 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट है और इस प्रोग्राम में 1 2 3 स्टेटमेंट है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट चलेगी, दूसरी चलेगी। अब तीसरी स्टेटमेंट क्या है? तीसरी स्टेटमेंट कहती है कि इसको बुला के लाएं। तो तीसरी स्टेटमेंट जब चलेगी तो कंट्रोल जाएगा यहाँ पे, इस डब्बे को उठाएगा, इसकी 3 स्टेटमेंट को पढ़ेगा, इस 3 स्टेटमेंट्स को चलाएगा, फिर वापस आके चौथी स्टेटमेंट पे आएगा, फिर 5वीं पे, ठीक है। तो इस तरह काम होता है कि जब प्रोग्राम मॉड्यूल को बुलाता है द कंट्रोल मूव कर जाता है आर्जी तौर पर उस मॉड्यूल के पास। द कंट्रोल मूव्स बैक टू मेन प्रोग्राम, कंट्रोल जो है वो वापस मेन प्रोग्राम पे आ जाता है और बाकी की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। द कंट्रोल मूव्स बैक टू द मेन प्रोग्राम आफ्टर, इसकी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के बाद वो वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये बातें लिखी हुई है जो कि आपको मैंने समझाने की कोशिश की। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इज़ एन इजी एंड सिंपलेस्ट टेक्निक। ये इजी और आसान होती है प्रोग्राम राइट करने के लिए। इट मेक्स प्रोग्रामर इजी टू राइट, चेक एंड रीड एंड मॉडिफाई। ये जो है वो ईजियर होती है राइट करने में, यानी प्रोग्राम इसमें लिखना आसान होता है, प्रोग्राम्स को चेक करना आसान होता है, रीड करना आसान होता है, मॉडिफाई करना आसान होता है। यानी कि एक बड़ा प्रोग्राम है, इसको चेक करना, गलती ढूंढना मुश्किल है। लेकिन अगर इसके मॉड्यूल अलग-अलग बने हों, प्लस का अलग बना हो, माइनस का अलग, मल्टीप्लाई का अलग, डिवीजन का अलग, तो हम प्लस करके देखेंगे आंसर ठीक आता है तो ये ठीक है, माइनस करके देखेंगे आंसर ठीक आता है तो ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं आंसर ठीक आता है तो ठीक है। लेकिन अगर डिवीजन का मसला आता है तो हम सिर्फ डिवीजन वाले प्रोग्राम को ही चेक करेंगे, इस मॉड्यूल को ही चेक करेंगे। तो इस मॉड्यूल वगैरह लिखना आसान भी होता है, ठीक है। जहन में एक स्पेसिफिक काम होता है पक्का, यानी कि जब हम एक छोटा हिस्सा लिख रहे होते हैं, हमें पता है कि इस छोटे हिस्से से हमने प्लस ही करवाना है, तो एडिशन ही करवाना है, तो सारा फोकस हमारा एडिशन के ऊपर होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक ही प्रोग्राम में सारी चीज़ें करने लग पड़े तो सारा फोकस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पे होगा, तो फोकस जो है डिवाइड हो जाएगा, ठीक से काम नहीं होगा। तो ये है कि इसमें प्रोग्राम्स लिखना आसान है, इनको चेक करना, इनको रीड करना, यानी कि अगर हम प्लस का चेक करना रीड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम इस छोटे से हिस्से पे आके इसको चेक कर लेंगे। इसको मॉडिफाई करना भी आसान है। दिस टेक्निक यूजेस ओनली 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये प्रोग्राम सिर्फ 3 टाइप्स की इंस्ट्रक्शंस को लेती है या यूज़ करती है। सो द प्रोग्राम आर नॉट वेरी कम्प्लेक्स, इस वजह से प्रोग्राम ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होते। तो वो टाइप्स हमारे पास नेक्स्ट आती है। सबसे पहले सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर, कंडीशनल और या सिलेक्टिव स्ट्रक्चर और एट द एंड इटरेटिव या रिपीटेटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारे पास आएगा सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर, ठीक है। नाम से ही ज़ाहिर है सिक्वेंशियल यानी कि सीक्वेंस। अब ज़्यादा डिटेल नहीं बात होगी क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही है, जितनी शॉर्टकट होगा आपको उतने ही मसलन के जल्दी देखी जाएगी और जल्दी फ़ायदा होगा। इन सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर में द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर स्पेसिफाइड इन अ प्रोग्राम। देखें कि अगर ये हमारे पास एक प्रोग्राम है और मैंने एक ख़ास सीक्वेंस से यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, तो जिस सीक्वेंस में मैंने इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं उसी सीक्वेंस में ये इंस्ट्रक्शंस चलेंगी, पहले ये वाली, फिर उसके बाद ये वाली, फिर ये वाली, ठीक है। स्टेटमेंट्स चलेंगी इन द सेम ऑर्डर, उसी ऑर्डर में इन विच दे आर स्पेसिफाइड इन अ प्रोग्राम, जिस तरह प्रोग्राम में इसे स्पेसिफाई किया गया है। द कंट्रोल फ्लोज फ्राम वन स्टेटमेंट टू द अदर इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। कंट्रोल चलेगा, फ्लो बहेगा, कंट्रोल का फ्लो होगा एक स्टेटमेंट से दूसरी तक इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल सीक्वेंस क्या है? मंतकी तरतीब, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, इस तरह नहीं चलेगा पहली फिर 5वीं फिर 6ठी फिर नहीं, तरतीब के साथ पहली फिर दूसरी, इसे कहते हैं लॉजिकल सीक्वेंस। आल स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड एग्जैक्टली वन। एक स्टेटमेंट एक दफ़ा ही चलेगी, ये नहीं कि एक चली है दूसरी चली है दोबारा पहले पे आ गया, ये काम नहीं होना, हर एक स्टेटमेंट एक ही दफ़ा चलेगी। इट मीन्स डैट नो स्टेटमेंट इज़ स्किप्ड, और किसी स्टेटमेंट को स्किप भी नहीं किया जाएगा।
इस तरह भी नहीं होगा कि पहली के बाद तीसरी चल गई, दूसरी को छोड़ दिया, नहीं, सारी स्टेटमेंट एक के बाद एक चलेंगी। एंड नो स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड मोर देन वन, और कोई भी स्टेटमेंट एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं चलेगी। ठीक है, ये सारी। अब इसकी डायग्राम देख लें। पहली स्टेटमेंट कंट्रोल गया दूसरी स्टेटमेंट पे, दूसरी के बाद गया तीसरी स्टेटमेंट पे, और सो ऑन चलता गया। ये है एग्जीक्यूशन ऑफ सिक्वेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कंडीशनल स्ट्रक्चर। नाम से ज़ाहिर है कंडीशन हो गई इसमें कोई, तो अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर, इसको सिलेक्शन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। किस चीज़ को सिलेक्ट किया करेगा। ठीक है, अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर सिलेक्ट करता है अ स्टेटमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन। सिलेक्शन स्ट्रक्चर या कंडीशनल स्ट्रक्चर एक स्टेटमेंट को या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को सिलेक्ट करता है, चलाता है एक कंडीशन की बिना पे। एग्जांपल देता हूँ, ये भी एक प्रोग्राम लिखा गया है, ये भी एक प्रोग्राम लिखा गया है, ये भी छोटा प्रोग्राम है। ठीक है, ये भी एक छोटा प्रोग्राम है। ठीक है, इसने ऐड करवाना है, इसने सब्ट्रैक्ट करवाना है, और ये मेरे पास मेन प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम। अब मेन प्रोग्राम में एक मैं कंडीशन लगा देता हूँ। कंडीशन में ये लगाता हूँ कि कि अगर कोई प्लस का बटन दबाएगा तो ये वाली चीज़ चलेगी, और अगर कोई माइनस का बटन दबाएगा तो ये वाली चलेगी। ठीक है, तो कंडीशन क्या हुई, कंडीशन ने सिलेक्ट करना है, कंडीशन लग गई, अगर कोई प्लस का बटन दबाएगा ये वाली चीज़ चलेगी, माइनस का दबाएगा ये वाला प्रोग्राम चलेगा। तो ये देखें कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर सिलेक्ट करता है एक स्टेटमेंट को, यानी कि इसमें एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी, एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को चलाना एक कंडीशन की बिना पे। in this structure statement set when the particular condition is true and ignored when the statement is false, it is also known as branching or conditional structure। इसको हम ब्रांचिंग या कंडीशनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और ऊपर लाइन लिखी गई है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उस वक्त स्टेटमेंट चलेंगी, और अगर ट्रू ना हुई तो उन स्टेटमेंट को इग्नोर कर दिया जाएगा। तो इसकी एग्जांपल एक फ्लो चार्ट से देखते हैं, यानी कि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल दी। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल हम यहाँ से देखते हैं कि सपोज़ किया हमने, फ़र्ज़ किया है कि एक प्रोग्राम हम लिखना चाहते हैं कि वो स्क्रीन पे पास डिस्प्ले करवाए अगर स्टूडेंट जो है वो 40 या 40 से ज़्यादा मार्क्स लेता है, और ये फेल यानी कि उसको फेल शो करवाए स्क्रीन पे अगर मार्क्स 40 से कम है। ठीक है, द प्रोग्राम चेक द मार्क बिफोर डिस्प्लेइंग द मैसेज। तो पहले वो बच्चे के मार्क्स मांगेगा, हम मार्क्स एंटर करेंगे, अगर वो 40 या 40 से ज़्यादा हुए तो स्क्रीन पर पास आए, और अगर 40 से कम हुए तो उस वक्त स्क्रीन पर फेल आए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंडीशन है कि हमने कंडीशन लगा दी कि इफ़ कंडीशन लगा दी अगर मार्क्स जो हैं, जिसको मैंने m से ज़ाहिर किया, मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 40, अगर मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो उस वक्त हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, स्टेटमेंट 1। यहाँ पे लिखा होगा कि स्क्रीन पे शो करवा दो पास, और अगर 40 से कम हुए ये वाली चीज़ फॉल्स हो जाएगी, और अगर फॉल्स हुई तो उस वक्त यहाँ पे फॉल्स ये वाली चलेगी, और यहाँ पे ये लिखा होगा कि स्क्रीन पे शो करवा दो बच्चा फेल है। ठीक है ना, तो ये इस तरह होती है। यहाँ पे कंडीशन लगाई जाती है, और कंडीशन यहाँ पे अगर ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट चलेंगी, बच्चा पास है, और अगर फॉल्स होगी यानी नंबर कम होंगे तो ये इस तरफ वो आ जाएगा, ये वाली चीज़ें चलेंगी कि बच्चा फेल है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इटरेटिव स्ट्रक्चर। जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। रिपीटेशन स्ट्रक्चर नाम से ही ज़ाहिर है, रिपीट होने वाली चीज़, वो वाला स्ट्रक्चर होगा। एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली, यानी कि एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स रिपीटेडली एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, यानी एक से ज़्यादा दफ़ा चलेंगी। इट इज़ आल्सो नोन एज इटरेशन स्ट्रक्चर, इसको इटरेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं या लूप भी कहते हैं। लूप आर बेसिकली यूज्ड फॉर 2 पर्पसेस, लूप को 2 पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक पर्पज़ ये आ जाता है, समझा ही देता हूँ, पढ़ा आप लीजिएगा। एक पर्पज़ ये आता है कि हमने स्क्रीन पे 10 दफ़ा कोई चीज़ को प्रिंट करवाना है। एक हमारे पास लूप आर बेसिकली यूज फॉर 2 पर्पसेस। लूप जो है वो 2 पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। एक पर्पज़ ये है कि हम स्क्रीन पे शो करवाना चाहते हैं कि वो 10 दफ़ा एक चीज़ को लिख दे। ठीक है, यानी कि 10 दफ़ा लिख दे आई लव पाकिस्तान, 10 दफ़ा लिख दे पास, 10 दफ़ा लिख दे पेस नाम कोई। ठीक है, और दूसरा इसलिए यूज़ होता है कि हम कहें कि 10 तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो स्क्रीन पे शो हो जाए।
ठीक है। अब मैं कह दूं कि 20 तक जितने भी इवन नंबर हैं वो शो हो जाए। अब मैंने ये नहीं बताया कि ये ऊपर वाला काम क्या है, एक ही चीज़ को बार बार शो करवाने के लिए, यानी कि स्क्रीन पे एक ही चीज़ 10 दफ़ा शो हो जाए। और ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है कि 20 तक जितने भी इवन नंबर हैं वो शो हो जाए। ठीक है, तो एक ही स्टेटमेंट होगी जो कि बार बार चलेगी और हर दफ़ा उसका आंसर मुख्तलिफ आएगा, और जितने भी इवन नंबर होंगे 20 तक वो सारे स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। ठीक है, स्टेटमेंट एक ही होगी। तो ये देखें यहाँ पे भी एक कंडीशन का यूज़ किया जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो कुछ स्टेटमेंट्स चलेंगी, दोबारा कंडीशन पे आ जाएगी। कंडीशन दोबारा ट्रू होगी तो कुछ स्टेटमेंट चलेंगी, दोबारा ट्रू पे आ जाएंगी। अगर स्टेटमेंट फिर ट्रू हो गई, दोबारा कंडीशन चलेगी, ट्रू पे आ जाएगी। और अगर एट द एंड स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो फिर यहाँ पे आ जाएगी। अब किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन होगा कि अगर कंडीशन हमेशा ट्रू हो ही जाए, अगर कंडीशन हमेशा ट्रू हो ही जाए तो वो हमारे पास एक एरर आ जाता है, प्रोग्राम चलता जाता है और कभी नहीं रुकता। यानी कि हमने कंडीशन ही ऐसी लगा दी जो हमेशा सही है, हमेशा सही। ठीक है तो फिर वो प्रोग्राम कभी नहीं रुकता। तो वो नेक्स्ट हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट चौथा हमारे पास स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग आता है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल इज़ अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट दैट मूव्स द कंट्रोल टू अनदर ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन कॉल के बारे में सिंपल आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये मैंने एक मेन प्रोग्राम लिखा और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा अलहदा मॉड्यूल बना लिया। ठीक है, तो इस फंक्शन को, इस चीज़ को यहाँ पे बुलाया जाएगा एक फंक्शन के थ्रू। ठीक है, एक फंक्शन के थ्रू पहली स्टेटमेंट चलेगी, दूसरी चली तो दूसरी में कॉल किया जा रहा है एक फंक्शन को, तो वो यहाँ से उठा के लेके आएगा। वो फंक्शन प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो फंक्शन कॉल इज़ अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट दैट मूव्स टू कंट्रोल टू अनदर ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन कॉल एक ऐसी स्टेटमेंट की टाइप होती है जो कि होती स्टेटमेंट ही है। क्या होती है? स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट की टाइप होती है जो कि कंट्रोल को भेज देती है किसी दूसरे ब्लॉक की तरफ, किसी दूसरे कोड की तरफ। ठीक है, कोड के ब्लॉक की तरफ। द कंट्रोल रिटर्न्स बैक आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल स्टेटमेंट इन द ब्लॉक। कंट्रोल वापस आ जाता है ये तमाम स्टेटमेंट्स को चलाने के बाद। द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली आफ्टर द फंक्शन कॉल व्हेन द कंट्रोल इज रिटर्न्ड। जब कंट्रोल यहाँ से यहाँ वापस आएगा तो इस दूसरी स्टेटमेंट के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी इनको फौरी तौर पर चला देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक छोटी सी डायग्राम है जो बुक की जानिब से ही बनाई गई थी। ठीक है, ये देखें। ठीक है, पहली स्टेटमेंट चलेगी, उसके बाद फंक्शन कॉल का यूज़ किया गया है तो कंट्रोल इधर जाएगा, इसकी सारी स्टेटमेंट को चलाएगा, इसके बाद वापस आएगा, वापस आने के बाद फिर इनको चलाएगा और एट द एंड ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं कि फ़ायदे क्या हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के। ठीक है, तो सबसे पहले रीयूजेबिलिटी आती है। आप खुद पढ़ लीजिएगा कि एक ही कोड को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। एक अगर हमने फंक्शन लिख दिया है तो उस फंक्शन को जहाँ पे मर्ज़ी बुला लें। ठीक है ना, यानी कि देखें कि ये अगर हमारे पास एक फ़ंक्शन है, ये एक फंक्शन था, हम इसको यहाँ भी बुला सकते हैं, यहाँ पे भी बुला सकते हैं, यहाँ पे भी, यानी कि एक ही फंक्शन को बार बार यूज़ कर सकते हैं, एक ही कोड को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास आएगा यू कैन राइट फ्रिक्वेंटली यूज़ कोड इन अ ब्लॉक एंड गिव इट स्पेसिफिक नेम। दिस कोड कैन बी यूज अगेन एंड अगेन विदाउट राइटिंग द सेम कोड अगेन। वही सिंपल से अल्फाज लिखे गए हैं, पढ़ लीजिएगा। ईजियर टू कोड, इसको कोड करना इजी है, छोटे ब्लॉक में तकसीम कर दिया जाता है। हमें पता है ये प्लस का ही कोड लिखना है, ये माइनस का ही कोड लिखना है, ये मल्टीप्लाई का कोड लिखना है, तो सारा फोकस एक ख़ास काम पे होगा। ठीक है, तो इसी तरह इसको कोड करना इजी होता है। ईजियर टू मॉडिफाई, इनमें चेंजिंग करना, इनको चेक करना, इनमें तब्दीली करना, ये भी करना आसान होता है। और एट द एंड ईजियर टू मेंटेन, इनको मेंटेन करना भी आसान होता है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग प्रोग्राम। ये सारी सिंपल चीज़ें पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में डाटा जो है उसको फंक्शन से अलहदा नहीं माना जाता, डाटा को फंक्शन से अलहदा नहीं माना जाता। लेकिन प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है वो रोकती है प्रोग्राम को फ्रॉम सेपरेटिंग डाटा फ्रॉम फंक्शन। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में डाटा को फंक्शन से अलहदा नहीं माना जाता, लेकिन प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या कहती हैं, वो रोकती हैं इन दोनों को इकट्ठा करने से। तो इस वजह से प्रॉब्लम आ जाती है और ये इसका नुकसान है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सबसे पहले आपने यही पढ़ा था, तो दोबारा पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसमें प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ जो कि डाटा रखती हो और फंक्शंस करती हो, ठीक है। कोई भी चीज़ जिसका कोई ना कोई डाटा हो, जिसका कोई ना कोई काम करता हो, कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ हो, कोई ना कोई फंक्शन हो, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट जो है वो एक पर्सन भी हो सकता है, वो एक थिंग भी हो सकती है, वो एक प्लेस भी हो सकती है रियल वर्ल्ड में, ठीक है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डाटा एंड ऑल पॉसिबल फंक्शंस ऑन डाटा आर ग्रुप्ड टुगेदर। डाटा और इसके तमाम फंक्शंस को इकट्ठा कर लिया जाता है। प्रोग्राम को ऊप में प्रोग्राम को लिखना और मॉडिफाई करना इजी होता है। C++ और जावा जो है मोस्ट पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। एग्जांपल दी गई है, एक पर्सन है तो उसका डाटा, उसका नेम होगा, एज होगी, हाइट होगी और उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके फंक्शन यानी कि चलना, बात करना, खाना, ये होंगे, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा इंग्लिश को, थ्योरी। इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर एक इवेंट हुआ है तो उसके रिलेटेड प्रोग्राम लिखने। इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक होती है इन विच स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स ऑफ अ इवेंट। अगर एक इवेंट हुआ है उसके रिस्पॉन्स में कौन सा प्रोग्राम चलेगा, वो इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग है। जैसे कि यहाँ पे व्हेन द यूज़र क्लिक ऑन प्रिंट बटन, जब यूज़र प्रिंट बटन को दबाएगा, इवेंट क्या हुआ है, प्रिंट बटन को दबाएगा, जब प्रिंट बटन दबा दिया इवेंट हो गया, फाइल इज़ प्रिंटिंग, फाइल प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये क्या होता है, इवेंट प्रोग्रामिंग। फ़र्ज़ किया कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर बच्चा एक बटन दबाएगा उस वक्त स्क्रीन पे लिख दिया जाए पास, ठीक है। तो ये इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग मैंने की, यानी कि जब एक बटन को दबाएगा तो उस वक्त पास लिख दिया जाए, दो बटन को दबाएगा उस वक्त फेल लिख दिया जाए, और अगर बाकी कोई भी बटन को दबाए कुछ भी ना लिखा जाए, ठीक है। ये क्या है, इवेंट ड्राइविंग प्रोग्रामिंग टेक्निक यूज़ की है, ठीक है। इसी तरह एट द एंड लास्ट हमारे पास विजुअल प्रोग्रामिंग होगा। इजी वर्डिंग में लिखा हुआ है, सारा मैंने पढ़ के देखा है, तो आप पढ़ लीजिएगा। विजुअल प्रोग्रामिंग इस्तेमाल होती है, प्रोवाइड करती है एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस फॉर इंटरेक्टिंग विद प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज़र फ्रेंडली माहौल मुहैया करती है विजुअल प्रोग्रामिंग। Different objects like window, menus, buttons, list boxes are used to develop the graphical user interface. Graphical user interface आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा था, ठीक है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डेवलप करने के लिए विंडोज़, मेन्यूज़, बटन्स और लिस्ट बॉक्सेस को यूज़ करती है ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो इसके बाद इसके फ़ायदे लिखे गए हैं। इजी टू यूज़ होता है, इजी टू लर्न होता है, प्रोग्रामर डज नॉट हैव टू राइट कोड नहीं लिखना पड़ता किसी भी कंपोनेंट के लिए, पहले ही कोड लिखे होते हैं उनको यूज़। तो ये सारी आपने रीड करने हैं, ये आपका होमवर्क है, ये चीज़ आपका होमवर्क है, इजी वर्डिंग में लिखा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, ऑलवेज स्टे हैप्पी।